नमस्कार आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारी 10वीं यूनिट है जो हमारे सीजी सेट पेपर फर्स्ट की। तो उस 10वीं यूनिट की हम लोग आज दूसरी क्लास के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो यूनिट 10 जो है आपका है हायर एजुकेशन। तो पिछली वीडियो में हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा था। तो उच्च शिक्षा, इसमें मैंने आपको बताया था किस तरीके से आपकी जो होती है उच्च शिक्षा, उसके दो टाइप्स होते हैं, आपकी औपचारिक और अनौपचारिक। उसी के साथ ही साथ हमने देखा था कि आपका जो है इसमें प्राचीन काल में कौन कौन सी शिक्षा पद्धति अपनाई जाती थी, क्या क्या उसमें वेद थे, तो उनके ऊपर हम लोगों ने डिस्कशन किया हुआ था। तो चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ अगर आप सीजी सेट पेपर फर्स्ट की तैयारी करने के लिए यहाँ पर इस वीडियो में आए हुए हैं तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए। साथ ही साथ आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि मैंने पूरी प्लेलिस्ट यहाँ पर पेपर फर्स्ट की इसी चैनल पर बना रखी है, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी, जिसमें मैंने आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, कम्युनिकेशन, आईसीटी, ईवीएस, ये सारे टॉपिक्स जो हैं उसका एक एक करके डिस्कशन यहाँ पर इस प्लेलिस्ट में किया हुआ है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा दूसरा जो क्लास है, आपका दूसरी क्लास जो होगी हायर एजुकेशन के ऊपर। तो उसमें हम लोग देखने वाले हैं कि प्राचीन काल में जो शिक्षा पद्धति थी, तो प्राचीन काल में कौन कौन से ऐसे वहां पर जो है विश्वविद्यालय थे या फिर जो भी कौन से यहाँ पर शिक्षण संस्थानें थी, तो उनके ऊपर हम लोग इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। तो इसमें हम लोग देखने वाले हैं प्राचीन शिक्षण संस्थान। प्राचीन शिक्षण संस्थान, इसके ऊपर भी आपके बहुत सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में देखे गए हैं, तो इसके ऊपर भी हम लोग आज डिस्कशन करेंगे अच्छी तरीके से कि एक एक आपका जो है कौन कौन से संस्थान थे, कौन कौन से वहां पर जो है उच्च शिक्षा के लिए बहुत ही जरूरी थे, उनके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला आपका आएगा इसमें तक्षशिला। तक्षशिला जो आपका आएगा, तक्षशिला जो है आपकी पहली सबसे प्राचीन शिक्षण संस्थान थी, जिसमें आपका है पुराने जमाने में जिस तरीके से शिक्षा पद्धति थी उस पद्धति को यहाँ पर जो है तक्षशिला में सबसे पहले अपनाया गया था, इसका जो है निर्माण किया गया था। इसमें जो है आपका तक्षशिला में, जो कि आपकी तत्कालीन गांधार की राजधानी है, मतलब ये आपकी गांधार की, उस समय आपका जो था वो गांधार की राजधानी था तक्षशिला, गांधार की राजधानी ये आपकी तक्षशिला थी, जिसका निर्माण आपका 17वीं शताब्दी, सॉरी, जिसकी स्थापना लगभग आपके पूरी 700 ईस्वी पूर्व आपकी है स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना की गई थी, जो कि आपका था प्रथम विश्वविद्यालय, मतलब ये आपका था प्रथम विश्वविद्यालय है आपका। मतलब आपको अगर पूछा जाए कि आपके भारतीय जो उच्च शिक्षा है, आपकी जो हायर एजुकेशन का पार्ट है, मतलब उच्च शिक्षा में सबसे पहली आपकी जो है विश्वविद्यालय कब बनी थी और कौन सी विश्वविद्यालय थी, तो वो थी आपकी तक्षशिला, जो कि आपके 700 ईसा पूर्व बनी थी या फिर 700 ईस्वी पूर्व बनी थी, जो कि आपके उस समय के तत्कालिक गांधार की राजधानी थी। तो इसको आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान में रखेंगे, जो कि प्रथम आपकी विश्वविद्यालय ये था, प्रथम यूनिवर्सिटी, ये पहली यूनिवर्सिटी आप इसको कह सकते हैं, जिसे तक्षशिला के नाम से जाना जाता है। इसकी हम लोग थोड़ी विशेषताओं को देखते हैं। तो इसमें आपका आया था, इसका वर्णन, मतलब चीनी यात्री जो थे आपके हेनसोंग, चीनी यात्री ने चीनी यात्री वेंगसोंग ने अपनी जो है यात्रा के दौरान उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक का नाम सीयूकी, ये आपका पुस्तक का नाम है सीयूकी, ये आपकी बुक है। इस वाले बुक में आपका जो है तक्षशिला का पूरी तरीके से उन्होंने वर्णन किया है कि किस तरीके से वहां पर उन्होंने चीजों को देखा, जो कि उच्च शिक्षा प्रणाली में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इस तक्षशिला ने। तो जब चीनी यात्री हेनसोंग आए थे भारत, तो वे वहां पर जो है पूरी तरीके से भारत का भ्रमण कर रहे थे। तब भारत के भ्रमण के दौरान उन्होंने सबसे पहली आपकी जो है यह आपकी आई थी प्रथम विश्वविद्यालय, उसकी वहां पर उन्होंने जो है
यात्रा की, तो उसमें उन्होंने बताया है किस तरीके से वहां पर एजुकेशन सिस्टम काम कर रहा था। तो इसमें जो थे आपका तक्षशिला में चिकित्सा अध्ययनों के लिए प्रसिद्ध था। मतलब यह आपका किस चीज के लिए प्रसिद्ध था, तो यह आपका था चिकित्सा के लिए, चिकित्सा के लिए मशहूर था। साथ ही साथ इसमें जो आपका आते थे कि विश्व भर से इसमें आपके लोग आते थे। मतलब कहने का मतलब यह है कि आपके जो विश्व भर से उस टाइम पर विश्व भर से आपका शिक्षार्थी थे, वो उस समय यहाँ पर तक्षशिला में आपका जो है अध्ययन करने के लिए आते थे। इसीलिए कहा जाता था कि भारत हमारा एक विश्व गुरु था, क्योंकि विश्व के हर एक देश, हर एक कोने से लोग वहां पर अध्ययन करने के लिए आया करते थे। तक्षशिला एक इसका उदाहरण है। इसमें आपका आएगा कि इसमें यहाँ वेद, वेदांत, व्याकरण, आयुर्वेद, राजनीति, शिल्प, मतलब इसमें आपका आएगा वेद, वेदों की शिक्षा, वेदांत, उसके बाद कला, कला के साथ ही साथ इसमें व्याकरण, आयुर्वेद और भी बहुत सारे थे। इसका इसमें जो है पूरी तरीके से शिक्षा इनको दी जाती थी। तो ये वाला जो आपका भाग आता है वो आपके तक्षशिला में आता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि पहली आपकी जो थी ये प्रथम विश्वविद्यालय थी। तो इसके कुछ पॉइंट्स को आप लोग अच्छी तरीके से ध्यान में रखेंगे। 700 ईस्वी पूर्व में इसकी स्थापना की गई थी। गांधार राज्य की वर्तमान उस काल में जो राजधानी थी, गांधार की राजधानी थी। साथ ही साथ इसमें जो थे आपका चीनी यात्री हेंग सॉन्ग ने अपनी कौन सी बुक में जिक्र किया है। क्वेश्चन इसमें यह पूछ सकता है कि चीनी यात्री वेन सॉन्ग जो आए थे, उन्होंने तक्षशिला के बारे में जो है आपकी जो भी डिस्क्रिप्शन है या फिर जो विवेचना की है या फिर जो उन्होंने जो अपना बताया है विशेषताएं, वो कौन सी बुक में दी है, तो वो आएगा CU की। तो इसको आप लोग अच्छी तरीके से ध्यान में रखेंगे। इसमें कौन कौन से आपके जो है शिक्षाएं दी जाती थी। तो इन शिक्षाओं में आपका चिकित्सा, वेद, वेदांत, कला, व्याकरण, आयुर्वेद इत्यादि सभी चीजों के ऊपर आपको शिक्षा दी जाती थी, जिसमें विश्व भर के सभी स्थानों से लोग वहां पर आकर पढ़ाई का काम करते थे। तो ये वाला आपका हो गया पहला, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था। दूसरा हम लोग देखेंगे नालंदा यूनिवर्सिटी, जो कि बहुत ही दूसरी हमारी आपकी सबसे पुरानी शिक्षण संस्थान है। साथ ही साथ इसका जो महत्व है हमारे इतिहास में वो बहुत ही ज्यादा है। तो अब हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पर नालंदा। दूसरा हमारा जो आएगा शिक्षण संस्थान वो है नालंदा। इसकी जो है इसकी स्थापना जो थी वहां पर गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। मतलब नालंदा की स्थापना आपका कुमारगुप्त प्रथम ने की थी और यह पर आपका जो है महत्वपूर्ण केंद्र था। चीनी यात्री हेंग सॉन्ग ने इसमें आपका ये सारी चीजें हो गई। यहाँ पर पढ़ने वाले छात्र, मतलब अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग डाटा के ऊपर देखेंगे। यहाँ पर इसके जो पढ़ने वाले छात्र थे, पढ़ने वाले छात्रों की संख्या यहाँ पर 10,000 थी और उसमें पढ़ाने वाले जो शिक्षक थे या फिर आचार्य थे या फिर गुरु थे, उनकी संख्या जो थी आपकी 2,000 के करीब थी। तो 2,000 शिक्षक करीब इन्हें पढ़ाते थे। तो ये सारी चीजें आप लोग आंकड़ों के ऊपर ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। और इस शिक्षण संस्थान में बहुत सारे, मतलब यह एक आवासीय, बहुत सारे देशों के लोग यहाँ पर पढ़ने के लिए आया करते थे। दूसरा आपका महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट ये शिक्षण संस्थान है। तो आवासीय होने के साथ ही साथ इसमें कुछ क्वालिटीज ऐसी थी कि इनमें आपका जो था रहने की भी, मतलब हॉस्टल वहां पर था, आपके लिए उपलब्ध था। साथ ही साथ इसमें जो था आपका पूरे देश, मतलब पूरे विश्व के, जैसे कि आपका चीन के लोग हो गए, चीन हो गया, म्यांमार हो गया, जितने भी सारे ऊपर के देश हो गए, जैसे कि इंडोनेशिया, तिब्बत, इंडोनेशिया, तिब्बत इत्यादि देशों के लोग वहां पर अपनी शिक्षा ग्रहण करने आया करते थे। मतलब उस जमाने में यह था कि जितने भी आपके रास्ते थे, मतलब जो आपका जमीनी स्तर पर, मतलब जमीन के रास्ते जब आप लोग जाते हैं, या फिर आपने देखा होगा कि उस टाइम पर जो है उतने तरीके से आपका नदी और जो कि समुद्र पर यात्राएं नहीं की जाती थी। तो आप जो है चलकर, भूभाग से जब चलकर यात्राएं करते थे, तो उन्हीं यात्राओं को करने वाले देशों से वहां पर लोग आते थे जहां पर चलकर आया जा सकता था, जैसे कि चीन हो गया, म्यांमार, कोरिया, इंडोनेशिया। तो इन सारी जगहों से वहां पर जो शिक्षार्थी थे वे शिक्षा ग्रहण करने आते थे। तो ये वाला पार्ट आपका हो गया नालंदा परिसर के ऊपर। नालंदा में आपका जो था ये सारी चीजें हो गई। अब हम लोग देखने वाले हैं इसका थोड़ा सा
तीसरा वाला पार्ट जो कि आपका विक्रमशिला आता है। विक्रमशिला जो है भागलपुर जिले में स्थित है, इसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे अभी। विक्रमशिला के ऊपर थोड़ा सा भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको जनरल नॉलेज के लिए बताई जा रही हैं। वैसे तो इनमें से क्वेश्चंस उतने ज़्यादा पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी इसकी होनी चाहिए, इसीलिए मैं आपको यहाँ पर इसकी जानकारी दे रहा हूँ। विक्रमशिला, विक्रमशिला जो है वो आपका बनाया गया था बिहार राज्य के भागलपुर जिले में। ये आपका स्थित था बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है। ये आपका आएगा विक्रमशिला, जिसमें जो है आपकी थोड़ी बहुत इसकी विशेषताओं को बताने की मैं कोशिश करूंगा। इसमें 108 विद्वान के विभिन्न मंदिरों के प्रभारी थे। ये सारी चीजें हो गई आपकी। और आपका इसमें आपका आया था धार्मिक शिक्षा के लिए। विक्रमशिला को आप याद रखेंगे, ये आपका है धार्मिक शिक्षा के लिए। ये बहुत ही ज़्यादा मशहूर था। मतलब जो आपकी विक्रमशिला है वो आपकी धार्मिक शिक्षा के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपका जो तक्षशिला है वो आपका जो था आयुर्वेद के लिए फेमस था। साथ ही साथ उसमें जो है कला विज्ञान के भी बहुत सारे जो कि अध्ययन कराए जा रहे थे उसके लिए फेमस था। तो ये आपका विक्रमशिला हो गया। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि हमारी जो आपकी आई थी कमीशन कौन कौन से होते हैं। ये तो नॉर्मल सी बात हो गई। अब हम लोग देखते हैं कि आधुनिक काल में कौन कौन सी शिक्षा होती थी। प्राचीन काल की शिक्षा की तो हम लोगों ने बात कर ली, जिसका उतना अच्छे तरीके से वहां पर जो है क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते हैं। लेकिन अब हम लोग बात करने वाले हैं हमारे मेन टॉपिक के ऊपर, जो कि आपका आएगा आधुनिक काल की शिक्षा। स्वतंत्रता पूर्व जो थी, मतलब आधुनिक काल की शिक्षा के अंतर्गत आधुनिक काल की शिक्षा पद्धति किस तरीके से काम करती थी, कौन कौन सी शिक्षा पद्धतियां थी। तो आधुनिक काल में हमारे दो टाइप के यहाँ पर शिक्षा पद्धतियां आएंगी। सबसे पहला आपका आएगा जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी 1600 ईस्वी में, तब धीरे धीरे उन्होंने भारत पर कब्जा किया था। तब उन्होंने अपने जो है कामों को पूरा करने के लिए अपने ही स्तर, मतलब अपने ही देश में जो शिक्षा व्यवस्था थी उसी शिक्षा व्यवस्था को भारत में लागू किया, ताकि वे अपना काम आसानी से निकलवा सके। तो वहां पर सबसे पहले आधुनिक काल की शिक्षा इसमें दो तरीके से डिवाइड होगी। पहला आएगा आजादी के पहले, ये भारत की बात हो रही है यहाँ पर, और उसके बाद आ जाएगा आजादी के बाद। तो कौन कौन से वहां पर शिक्षा आपकी जो है शिक्षा में सुधार आया गया था, या फिर शिक्षा में किस तरीके से आपका बदलाव आए थे, तो उन सारे बदलावों के ऊपर हम लोग देखने वाले हैं। तो आधुनिक शिक्षा में आजादी से पहले, मतलब अंग्रेजों के शासनकाल में किस तरीके से आपकी शिक्षा व्यवस्था थी, साथ ही साथ उच्च शिक्षा किस तरीके से वहां पर आई थी, उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला आपका आया था चार्टर एक्ट। इसको आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान में रखेंगे। चार्टर अधिनियम सबसे पहला आपका आया था। बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये। इसको आप लोग अगर पेपर फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं हायर एजुकेशन की, साथ ही साथ अगर आप लोग पेपर सेकंड इंग्लिश की तैयारी भी कर रहे हैं, तो इंग्लिश इन इंडिया ऐसा वाला एक आपका टॉपिक रहता है। उसमें आपका हायर एजुकेशन के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछे जाते हैं, तो आपकी तैयारी यहाँ से भी अच्छे से हो जाएगी। तो ये 1813 में आया था। इसको आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान में रखेंगे। चार्टर अधिनियम के द्वारा लाया गया था। इसमें आपका आया था कि कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में, मतलब चार्टर एक्ट के तहत ही आपका कलकत्ता की हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में हुई थी। इसी अधिनियम को, मतलब इसी एक्ट को यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराया गया था, लाया गया था, जिससे कि आपकी 1817 ईस्वी में आपकी जो है पूरी तरीके से एक बड़े तर्ज पर आपका उच्च शिक्षा विभाग वहां पर जो है गठित किया गया था। साथ ही साथ इसमें जो है हायर एजुकेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, जैसे कि तक्षशिला प्राचीन काल का पहला आपका विश्वविद्यालय था। उसी समय में आपका आधुनिक काल की शिक्षा पद्धति में अगर हम लोग देखते हैं, तो आजादी के पूर्व जब अंग्रेज शासन काल में आया था, तब 1817 ईस्वी में बहुत ही महत्वपूर्ण आपका हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई थी। तो हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई थी, और इसका नाम जो कि आपका 2010 में बदलकर प्रेसिडेंसी कॉलेज रख दिया गया है। तो सबसे पहले आपकी अगर कॉलेज की बात की जाएगी, तो आपका 1817 ईस्वी में आएगा जो कि आपका कलकत्ता हिंदू कॉलेज है। उसके बाद आएगा, इसका नाम कब चेंज किया गया, तो वो आपका आएगा 2010 में से प्रेसिडेंसी कॉलेज का नाम दे दिया गया। तो ये आपका आएगा। उसके बाद आएगी आपकी दूसरी वाली जो रिपोर्ट है,
दूसरी वाली जो आपकी अधिनियम या फिर जो भी रिपोर्ट है वो आएगी आपकी, तो दूसरा वाला आपका है मैकाले की रिपोर्ट। मैकाले जो है, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड मैकाले रिपोर्ट 1835 आसपास, 1835 में लॉर्ड मैकाले ने रिपोर्ट अपनी दी थी। उस रिपोर्ट में उन्होंने बताया था कि आपका इंडिया में जो है एजुकेशन सिस्टम में, हायर एजुकेशन सिस्टम, साथ ही साथ इसमें जो है पुराने प्रणाली की अनुशंसा की गई थी। मतलब इसमें होता यह है कि पुरानी शिक्षा पद्धति को लाया जाए, मतलब रखा जाए पुरानी शिक्षा पद्धति को, लेकिन उसके साथ ही साथ नई वाली शिक्षा पद्धति को भी इसमें इंट्रोड्यूस कराया जाए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण थी। तो लॉर्ड मैकाले ने इसमें जो है आपका बताया था कि मैकाले की रिपोर्ट में आपका जो है 1837 में, मैकाले की रिपोर्ट को आधार मानते हुए 1837 में आपके जो थे उस टाइम के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, मतलब गवर्नर जनरल जो थे आपके इस टाइम पीरियड में, मतलब 1837 के आसपास, तो उन्होंने अंग्रेजी भाषा को माध्यम बनाया पूरी तरीके से, मतलब अंग्रेजी भाषा को मान्यता दे दी, मान्यता प्रदान कर दी, और उन्होंने बाध्यता रखी, मतलब उन्होंने रखा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रूप में कि अंग्रेजी भाषा जो है अब प्रशासनिक कार्यों में भी या फिर प्रशासनिक सेवाओं में वहां पर अपनी जो है नौकरी लगाने के लिए या फिर प्रशासनिक सेवाओं के लिए आपका अंग्रेजी को जो है वहां पर मान्य कर दिया गया है, बाध्य कर दिया गया है। मतलब अंग्रेजी को वहां पर मान्य कर दिया गया। किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। विलियम बेंटिक, इसका आप लोग अच्छी तरीके से ध्यान रखेंगे कि 1835 में तो आई थी आपकी लॉर्ड मैकाले की रिपोर्ट, तो उसने वो रिपोर्ट सौंपी थी कि आपकी पुरानी शिक्षा पद्धति के साथ ही साथ नई शिक्षा पद्धति भी भारत में हमें लागू करनी चाहिए। भारत में नई शिक्षा पद्धति लागू करने के साथ ही साथ उन्होंने अनुशंसा की या फिर उन्होंने जो है प्रस्ताव रखा कि आपका जो है अंग्रेजी भाषा को जो है शिक्षा का माध्यम बनाया जाए, और आपकी जितने भी गवर्नमेंट, मतलब आपकी प्रशासनिक सेवाएं होती हैं, उनमें अगर आपको चयन करना है या फिर अपनी सेवाएं देनी है तो अंग्रेजी भाषा को आपको सीखना पड़ेगा। तो ये हो गई आपकी दूसरी वाली रिपोर्ट। तीसरी हम लोग देखते हैं इसमें वुड डिस्पैच। ये आपका कहलाएगा इतिहास का मैग्ना कार्टा, जिसे बहुत ही अच्छे तरीके से इंट्रोड्यूस कराया गया था। इसका जो है महत्व तो बहुत ही ज्यादा है, हमारे आज भी एजुकेशन सिस्टम में इसका महत्व देखने को मिलता है। तो चार्ल्स वुड ने आपका एक नियम लाया था जिसे चार्ल्स का वुड डिस्पैच नियम कहा जाता है। वुड डिस्पैच नियम आपका जो आया था वो आया था 1854 में। 1854 में लाया गया था, जो कि चार्ल्स वुड जो थे इसके सूत्रधार बने थे। उन्होंने बताया था कि किस तरीके से आपका जो है चार्ल्स वुड ने आया था, और इसे उच्च शिक्षा के विषय पर पहली नीति माना जाता है। मतलब यह था उच्च शिक्षा के विषय पर ये पहली नीति थी आपकी, पहली नीति से माना गया है, क्योंकि वुड डिस्पैच जो था वो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट था। इसमें आपका था कि उच्च शिक्षा में अंग्रेजी और निचले स्तर पर, मतलब उच्च शिक्षा में आपका जो है उच्च शिक्षा के स्तर पर अंग्रेजी को, और निचले स्तर पर आपका मतलब प्राइमरी लेवल पर आपका जो है मातृभाषा में आपकी पढ़ाई कराई जाएगी। मतलब उन्होंने इस बात का ध्यान रखा था, जैसे कि आपका हंटर कमीशन जो था आपका जो ये वाला कमीशन था, मतलब आपका जो लॉर्ड मैकाले वाली जो रिपोर्ट थी उसमें आपका ये था कि किस तरीके से उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा पद्धति को पूरी तरीके से वहां पर जो है लागू करने की कोशिश की थी, लेकिन यहाँ पर वुड डिस्पैच नियम के आधार पर उन्होंने यहाँ पर कुछ परिवर्तन किया और कहा कि हमें जो है उच्च शिक्षा में अंग्रेजी को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए, मतलब महत्व देना चाहिए, लेकिन आपकी जो निम्न स्तर पर है या फिर आपकी प्रारंभिक स्तर की जो शिक्षा है उसे अपनी मातृभाषा में कराने का हमें यहाँ पर जो है वो क्या बोलते हैं, उनकी छूट वहां पर उन्हें प्रदान करनी चाहिए, ताकि वे जो है अच्छे तरीके से चीजों को समझ सके। तो यह आपका तीसरा वाला पार्ट हो गया। अब हम लोग देखते हैं इसमें किस तरीके से था। तो इसमें जो है प्राथमिक विद्यालय की स्थापना तथा उन्हें जिला स्तर पर हाई स्कूल और कॉलेज से संबंध स्थापना किया जाए। इसमें आपका था प्राथमिक स्कूलों की स्थापना, इसी में आई थी आपकी। इतिहास का मैग्ना कार्टा इसीलिए कहा जाता है कि इसमें लिख लीजिए आपका मैग्ना कार्टा। इसमें आपका प्राथमिक शिक्षा के ऊपर ध्यान दिया गया था, प्राथमिक स्कूलों का निर्माण किया गया, साथ ही साथ आपके जो है कॉलेजों को स्थापना की गई, जिला स्तर पर कॉलेज आपके बनाए गए।
तो इसमें यह था कि शिक्षा की पद्धति जो है उस पूरी तरीके से बदली, साथ ही साथ शिक्षा के लिए आपके जो है अवेयरनेस फैली लोगों में, और जो है शिक्षा के लिए लोग वहां पर प्रोत्साहित होने लगे। तो ये था आपका जो है चार्ल्स अधिनियम। चार्ल्स वुड का ये आया था आपका। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें आपका आया था विश्वविद्यालय आयोग 1902 में। महत्वपूर्ण आयोगों के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, तो आपको जो है पूरी तरीके से यहाँ पर जानकारी हो जाएगी। आप एक बार क्लास को देखिए, फिर आप लोग जो है बुक से रिवाइज करिए, तो आपको इससे बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, क्योंकि आपको जो है चीज़ें एक बार में समझ नहीं आने वाली। अब हम लोग देखते हैं कि विश्वविद्यालय आयोग के ऊपर, विश्वविद्यालय आयोग 1902 में बनी थी। विश्वविद्यालय आयोग जो थी आपकी, तो इसमें जो था वो चीज़ें थी कि इसमें आपका जो है लॉर्ड कर्जन ने विश्वविद्यालयों की स्थितियों की जांच, मतलब स्थापित जो भी विश्वविद्यालय हैं लॉर्ड कर्जन द्वारा, उन सभी स्थापित विश्वविद्यालयों की जांच करने के लिए उन्होंने वहां पर आदेश किया था। और जांच करने के साथ ही साथ उनके जो स्तर हैं, शिक्षा का स्तर, कौन कौन सी शिक्षा पद्धति अपनाई जा रही है, उसके ऊपर भी उन्होंने फोकस किया। साथ ही साथ उनमें गुणवत्ता और सुधार लाने के लिए भी उन्होंने इसका प्रयास किया था। मतलब रिपोर्ट मंगाने के यहाँ पर मेन लक्ष्य यही था कि उन्होंने आपका जो है विश्वविद्यालयों के स्तर को जानने की कोशिश की, साथ ही साथ उसमें परिवर्तन और उसमें जो भी मांग है उसकी पूर्ति करने के लिए आपका जो है इस आयोग का गठन किया था, जिससे कि आपका उच्च शिक्षा है, जो कि कॉलेज स्तर की शिक्षा है, उसमें सुधार लाया जा सके। तो इसमें यह था कि उन्होंने आपका आया था भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में बनाया गया। मतलब ये आयोग आया था, लेकिन इसका अधिनियम जो था आपका भारतीय विश्वविद्यालय आयोग, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग आपका 1904 में बना था, जो कि इसी की तर्ज पर बनाया गया था कि आपकी जो है उच्च शिक्षा को किस तरीके से हमें बढ़ावा देना है। तो ये थी आज की इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग मिलेंगे किस तरीके से हमारा जो है प्राचीन काल के बाद आधुनिक काल में आपका आजादी के बाद कौन कौन से आपके शिक्षण संस्थान थे। साथ ही साथ ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगी आपके कितने आयोग वहां पर गठित हुए थे। तो उन आयोगों के ऊपर हम लोग एक एक करके डिस्कशन करेंगे। तो उसके बाद हम लोग आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलिए, जो कि पेपर फर्स्ट सीरीज सेट की तैयारी करने में लगे हुए हैं। तो धन्यवाद।